अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरिसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। एपिसोड 206। कैफ का प्लान को बिल्कुल परफेक्ट कहा जा सकता था। उसने रघुनाथ की पोजीशन को लंबे समय से हथियाने की चाहत रखी थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। अब जब शिवम मुसीबत में था तो कैफ इस मौके का फायदा उठा सकता था। रात को रघुनाथ चिंता से भरे चेहरे के साथ अपने ऑफिस में बैठा था। भाई रघुनाथ, ज्यादा टेंशन मत लो। क्या मिस्टर शिवम के पीछे राठौर फैमिली का सपोर्ट नहीं है? लांस ने उसे ढांढस बंधाया। रघुनाथ ने सिगरेट का एक कश लिया और धीमी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन मामला अब इस स्टेज पर पहुंच गया है और राठौर फैमिली ने अभी तक कोई कदम उठाने की मंशा नहीं दिखाई। मुझे डर है कि। वह आगे नहीं बोला, लेकिन उसका मतलब साफ था। लांस एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। पुणे का मामला ऐसा नहीं था जिसमें वे दखल दे सकें। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा लात मारकर खोला गया। फिर एक बड़ा ग्रुप अंदर घुस आया। उन्होंने रघुनाथ और लांस को घेर लिया। रघुनाथ का चेहरा बदल गया। उसने ठंडे स्वर में डांटा, तुम लोग कौन हो? मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे की? हाँ, रघुनाथ, मैं हूँ। कैफ बाहर से अंदर आते हुए हंसा। कैफ को देखते ही रघुनाथ का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम क्या करना चाहते हो? रघुनाथ ने ठंडे स्वर में पूछा। कैफ ने ठहाका मारा और बोला, क्या करना चाहता हूँ? रघुनाथ, तुम इस पोजीशन पर बहुत दिनों से बैठे हो। अब वक्त आ गया है कि ये कुर्सी किसी और को मिले। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। रघुनाथ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने टेबल पर रखा फोन उठाया और किसी को कॉल करने वाला था। बेकार में मेहनत मत करो। तुम्हारे आदमी तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ, कैफ ने बेरुखी से कहा। रघुनाथ का चेहरा और सख्त हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कैफ इस वक्त दंगा करेगा। कैफ, तुम में बहुत हिम्मत है। क्या तुम्हें अपने लालच का बदला मिलने का डर नहीं? रघुनाथ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। कैफ ने नाखून कसते हुए आधी हंसी के साथ कहा, अब जब जयपुर के कमर्शियल रिसोर्सेज मेरे हाथ में हैं तो मुझे डर किस बात का? तुम्हारा स्पोर्टर तो ढह चुका है। रशु दे। रघुनाथ, तुम्हारा राज खत्म हो गया। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। लांस गुस्से में आ गया। वह उठना चाहता था, लेकिन लांस ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हिलना मत, वरना तुम सिर्फ व्हीलचेयर पर नहीं बैठोगे, लांस ने बेरुखी से कहा। लांस का चेहरा बदल गया और वह हैरानी से बोला, इन स्ट्रेंथ मास्टर। इस शब्द को सुनते ही रघुनाथ का दिल धक से रह गया। जाहिर है, कैफ ने इस दिन के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। इसे ले जाओ, कैफ ने चिल्लाकर कहा। हाँ सर। रघुनाथ, जो जयपुर का बड़ा सेठ था, को चुपके से उसके ऑफिस से ले जाया गया। उसके कई गुर्गे पहले ही गायब हो चुके थे। बड़े बड़े सेठों का पतन चुपके से होता है। ... मिस्टर दास परेशान थे। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर दास को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी सारी पहुंच का इस्तेमाल किया, लेकिन सबने मना कर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई शिवम को नहीं बचा सकता। पापा, जल्दी कुछ सोचो। अनु ने मिस्टर दास का हाथ पकड़कर चिंता से कहा। मिस्टर दास ने अनु की तरफ देखा और आह भरते हुए बोले, मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन। हाय। अनु ने तुरंत चिंता से कहा, तो क्या करें? क्या हम बस शिवम को मरते हुए देखें? मिस्टर दास चुप रहे और सिगरेट पीते रहे। अनु गुस्से में बोली, अरोड़ा फैमिली बहुत बदतमीजी कर रही है। ये तो सत्ता का दुरुपयोग है। किसी को इन्हें सबक सिखाना होगा। तुम क्या करना चाहती हो? अनु, सुनो, कोई जल्दबाजी मत करना, मिस्टर दास ने जल्दी से डांटा। अनु ने हम्प लिया और कुछ नहीं बोली। वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई, फिर दरवाजा बंद कर लिया। वह बेड पर लेट गई और कुछ देर सोचती रही। आखिरकार उसने फोन निकाला और एक नंबर ढूंढा। मोनिका, शिवम को अरोड़ा फैमिली ने पकड़ लिया है। अरोड़ा फैमिली बहुत गुंडागर्दी कर रही है। ये शिवम को हरा नहीं सके तो अपनी पहुंच से उसे पकड़ लिया। कल ये शिवम को खत्म कर देंगे। पापा ने सारी पहुंच आजमा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। मोनिका, क्या अरोड़ा फैमिली सच में इतनी ताकतवर है? क्या कोई इन्हें सजा नहीं दे सकता? कुछ मैसेज भेजने के बाद अनु ने फोन साइड में फेंक दिया। लगभग 10 मिनट बाद मोनिका का जवाब आया, मैं कल पुणे जा रही हूँ। स्क्रीन पर यह मैसेज देखते ही अनु बेड से उछल पड़ी। ... मुंबई में राठौर फैमिली के बंगले में इस वक्त एक जवान लड़की का चेहरा ठंडा पड़ गया था और वह गुस्से से कांप रही थी। उसके ठंडे चेहरे पर एक खतरनेवल नाक मुद्रा थी, जो उसे एक अलग ही आकर्षण दे रही थी। अरोड़ा फैमिली इतनी बेशर्मी और गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या पुणे में अब कोई नहीं बचा? मोनिका के इस गुस्से के सामने पुराने मास्टर राठौर, जो बहुत ताकतवर थे, भी कुछ नहीं बोल सके। मोनिका, चिंता मत करो, मैं अभी पुणे के लिए कुछ लोगों को भेजता हूँ, पुराने मास्टर राठौर ने हंसते हुए कहा।
मोनिका ने पुराने मास्टर राठौर की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोली, नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगी। ये छोटा सा मामला है, इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं, पुराने मास्टर राठौर ने लाचार होकर कहा। मैंने कहा मैं खुद जाऊंगी, मोनिका ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। मैं देखना चाहती हूं कि अरोड़ा फैमिली कितनी ताकतवर है, बेशर्म लोग। अगले दिन राठौर फैमिली ने मोनिका की सुरक्षा के लिए 8 इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स को भेजा। ये इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स कोई नौसिखिए जैसे दीपनकर नहीं थे, ये कई सालों से इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स थे और इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। राठौर फैमिली के बंगले में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। मोनिका, सावधान रहना, पुराने मास्टर राठौर ने चिंता से कहा। मोनिका ने सिर हिलाया और बोली, दादाजी चिंता मत करो। फिर वह 8 इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ पुणे की ओर बढ़ा। मोनिका के जाने के बाद पुराने मास्टर राठौर का दयालु चेहरा अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडी सख्ती आ गई। पुणे के सभी पक्षों को सूचित करो कि मिस मोनिका की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर मेरी पोती का एक भी बाल बांका हुआ तो मैं पुणे की सत्ता को उलट-पुलट कर दूंगा। पुराने मास्टर राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ मास्टर, उनके बगल में खड़े बटलर ने जल्दी से सिर हिलाया। उस सुबह दीपनकर जल्दी उठ गए। उन्होंने खासतौर पर एक सूट पहना जिससे वह जोशीले लग रहे थे। दीपनकर ईशांत के सामने खड़े होकर धीरे से बोले, बेटा मुझे माफ कर दो। फैमिली के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है, तुम और मैं भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं शिवम को खत्म कर दूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। दीपनकर की आंखों में क्रूरता चमक रही थी। जेल में माहौल तनावपूर्ण था। सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए उनके चेहरे उदास थे। सिर्फ शिवम ही काफी शांत नजर आ रहा था। मिस्टर शिवम, जुनैद ने मुंह खोला और उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। शिवम ने आंखें मटकाईं और बोला, मर्द आंसू नहीं बहाते, अपने आंसू रोको। हालांकि यह मजाक था, लेकिन जुनैद और बर्दाश्त नहीं कर सका। मिस्टर शिवम, मैं तुम्हें लेकर जेल से भागने को तैयार हूं, जुनैद ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं। जुनैद की ताकत इस जेल से भागने के लिए काफी नहीं थी। वह खड़ा हुआ और सबकी तरफ देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब शिवम को मौत के मुंह में भेज रहे हों। अगर इस बार मैं ठीक रहा तो बाहर मिलते हैं, शिवम ने हंसते हुए कहा। तभी एक शख्स खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो हम मिस्टर शिवम के साथ चलने को तैयार हैं। शिवम कुछ बोल नहीं पाया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, पक्का। तभी सुनियो अपने आदमियों के साथ दरवाजे पर आया। शिवम, चलने का वक्त हो गया, सुनियो ने हल्की हंसी के साथ कहा। शिवम ने पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखा, फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुनियो के बगल के 2 आदमियों ने तुरंत शिवम की बांह पकड़ ली। शिवम ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। एक ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। मैं खुद चल सकता हूं, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों ने सुनियो की तरफ देखा। सुनियो ने हाथ हिलाया और बेरुखी से बोला, इसे आखिरी बार अकड़ने दो। हाँ ठीक है। दोनों शिवम के पीछे पीछे चलने लगे। फांसी के मैदान की ओर जाते हुए सुनियो ने ताने मारते हुए कहा, शिवम, अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो पहले ऐसा क्यों किया? अगर तुमने ईशांत को ठीक कर दिया होता तो कम से कम अपनी जान तो बचा लेते ना। शिवम ने सुनियो को ठंडी नजरों से देखा और बोला, अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारी बकवास सुननी नहीं है। सुनियो ने ठहाका मारा और बोला, मरने के कगार पर भी इतनी अकड़? शिवम ने ठंडा ठहाका मारा और बोला, अगर मैं नहीं मरा तो मैं मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को जड़ से उखाड़ दूंगा। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को उखाड़ना? सुनियो को जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुनाई दिया। वह जोर से हंसा और बोला, अज्ञानी लोग सच में नन्हे होते हैं। तुम्हें मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता। शिवम ने ठंडा हंप लिया और चुप हो गया। उधर अरोड़ा फैमिली के पास कुछ मेहमान आए। एक बड़ा हेलीकॉप्टर बंगले में उतरा। हवा की तेज आवाज गूंज रही थी और पूरा अरोड़ा फैमिली का माहौल भारी हो गया। लिविंग रूम में एक जवान औरत सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। उसकी नजरें तिरस्कार भरी थीं और चेहरा ठंडा था। उसके बगल में 8 इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स थे। यह अदृश्य दबाव सबको बेचैन कर रहा था। उस लड़की के सामने एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए घुटनों पर बैठा था। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, पुणे का सबसे बड़ा सेठ दीपनकर था। किसी ने नहीं सोचा था कि दीपनकर, जो हमेशा अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था, एक दिन ऐसा नम्र रवैया अपनाएगा। मुझे नहीं पता था कि शिवम और मिस मोनिका का रिश्ता, दीपनकर ने मुश्किल से कहा। वह बहुत डरा हुआ था। मुंबई के अमीर बच्चों द्वारा उसे सबक सिखाए जाने की यादें अभी भी ताज़ा थीं। दीपनकर ने कभी नहीं सोचा था कि इस बार इससे भी बुरा होगा। मोनिका ने चाय का एक घूंट लिया। उसने दीपनकर की तरफ देखा और भौहें चढ़ाईं।
तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता था। दीपंकर का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, मुझे सच में नहीं पता था। ये कहते हुए उसने मिस्टर करुण की तरफ देखा। मिस्टर करुण ने जबरदस्ती हंसी हंसे और बोले, हमारे मालिक पिछले 3 साल से एकांतवास में थे। उन्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दीपंकर गुस्से में बोला। मिस्टर करुण ने जल्दी से कहा, मैंने किसी से पूछताछ की थी। राठौर फैमिली ने कहा था कि वे दखल नहीं देंगे। हाँ, हम दखल नहीं देंगे, मोनिका ने बेरुखी से कहा। लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली की पहुंच का इस्तेमाल करके शर्मनाक काम करोगे तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई परहेज नहीं। उसका लहजा अचानक ठंडा हो गया और दीपंकर का चेहरा और पीला पड़ गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, दीपंकर डरते हुए बोला। अरोड़ा फैमिली भला राठौर फैमिली से कैसे मुकाबला कर सकती थी? वे देश की सबसे ताकतवर फैमिली थे, मुंबई के सबसे बड़े सेठ। मुंबई की ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। दूसरों को हारने पर दबाने की कोशिश। क्या अरोड़ा फैमिली का यही तरीका है? कितनी गुंडागर्दी? मोनिका ने ठंडे स्वर में सवाल किया। दीपंकर ने जल्दी से सिर झुकाया और सफाई दी, मिस मोनिका, शिवम ने पहले मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैंने वादा किया था कि अगर शिवम मेरे बेटे को ठीक कर दे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इस वक्त भी दीपंकर बहाने बना रहा था, लेकिन उसकी बुरी नीयत मोनिका की नजरों से कैसे बच सकती थी? मोनिका बचपन से पुराने मास्टर राठौर के साथ रही थी, उसे दुनिया की समझ थी। दीपंकर की सोच को उसने तुरंत भांप लिया। तुम कह रहे हो कि शिवम ने तुम्हारे बेटे को चोट पहुंचाई? मोनिका ने बेरुखी से पूछा। दीपंकर ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, हाँ, अगर शिवम तुम्हारे बेटे को ठीक कर दे तो तुम उसे छोड़ दोगे? मोनिका ने आगे पूछा। दीपंकर ने जल्दी से कहा, हाँ बिल्कुल। तो सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से शुरू हुआ? मोनिका ने ठंडी हंसी के साथ कहा। दीपंकर ने सोचा, फिर सिर हिलाया और बोला, हाँ, तुम सही हो। अच्छा, मोनिका ने सिर हिलाया। उसने अपने बगल में खड़े इनस्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर की तरफ देखा। वह तुरंत समझ गया। उसने हाथ हिलाया और एक ताकतवर झटका ईशांत के वार्ड की ओर गया। धड़ाम, वार्ड तुरंत ढह गया। उस भारी ताकत ने ईशांत को कुचल दिया। ठीक है, तुम्हारा बेटा अब मर चुका है, उसे ठीक करने की जरूरत नहीं, मोनिका ने ठंडे स्वर में कहा। दीपंकर का चेहरा बेहद खराब हो गया। उसने ईशांत के वार्ड की तरफ देखा और उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बेटा, दीपंकर के चेहरे पर दर्द छा गया। मोनिका ने ठंडे स्वर में कहा, दीपंकर, हमेशा कोई न कोई तुमसे ताकतवर होता है। तुम दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हो, वैसे ही कोई तुम्हारे साथ भी कर सकता है। कोई आपत्ति? मोनिका का दबदबा उसे दबा रहा था। हालांकि दीपंकर का दिल दुख रहा था, लेकिन राठौर फैमिली के खिलाफ उसकी बगावत की कोई मंशा नहीं थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, दीपंकर ने जल्दी से सिर झुकाया। मिस मोनिका, मुझे न मारने के लिए शुक्रिया। ये वाक्य कुछ जाना पहचाना सा लगा। पहले नमंत ने दीपंकर से यही कहा था, लेकिन अब यह उसके साथ हो रहा था। इसे छोड़ दो, मोनिका ने ठंडे स्वर में कहा। दीपंकर ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, हाँ मिस मोनिका। फिर वह जल्दी से उठा और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ओर भागा। ... मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन। शिवम को फांसी के मैदान में लाया गया। फांसी के मैदान में घुसते ही शिवम ने देखा कि यह जगह खास थी। पूरा फांसी का मैदान एक बड़ा फॉर्मेशन था। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसे चलाने वाला शख्स शायद अकल्पनीय ताकत दिखाए। अच्छा फॉर्मेशन, शिवम ने तारीफ की। सुनियों ने भौहें चढ़ाईं और बोला, तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में भी पता है? तुम तो समझदार निकले। शिवम ने सुनियों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोला, ये फॉर्मेशन तुमने तो नहीं बनाया ना? सुनियों हंसा और बोला, बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए ऊपर से आए एक मास्टर ने बनाया है। ये फॉर्मेशन आसानी से एक नए इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर को मार सकता है। शिवम, तुम आज जरूर मरोगे। शिवम का चेहरा ठंडा रहा और उसने कुछ नहीं कहा। उसका शरीर कई भारी लोहे की जंजीरों से बंधा था और वह हिल नहीं सकता था। सुनियों ने शिवम को घूरा और ठंडे स्वर में बोला, मुझे तुम्हारी यह बगावती अकड़ बिल्कुल पसंद नहीं। शिवम ने आंखें बंद कर ली और सुनियों को नजरअंदाज कर दिया। इससे सुनियों और भड़क गया। छोकरे, अगले जन्म में अपनी अकड़ को काबू में रखना, सुनियों ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। फिर उसने हाथ खोले और चारों तरफ से रोशनी चमकने लगी। ये फॉर्मेशन वैसा ही लग रहा था जैसा शिवम ने पहले बनाया था, लेकिन सुनियों का फॉर्मेशन उससे भी ताकतवर लग रहा था। फॉर्मेशन शुरू होते ही सुनियों का शरीर चमकने लगा। उसने पैर पटके और उसका शरीर हवा में उछल गया। फिर उसके हाथों में 2 विशाल ब्लेड बन गए। मर जा, सुनियों ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और फिर उसने जोर से दबाव डाला। पल भर में 2 विशाल ब्लेड शिवम की छाती पर पूरी तरह से लग गए। लेकिन एक हैरान करने वाला दृश्य हुआ। दोनों विशाल ब्लेडों से शिवम को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस उसके शरीर पर एक सफेद निशान पड़ गया। सुनियों ने भौहें चढ़ाईं।
कितना सख्त शरीर, सच में दीपंकर को हराने वाला इंसान। सुनियो ने तारीफ की। शिवम ने सुनियो की तरफ देखा और ठहाका मारा। तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। सुनियो हंसा और बोला, चिंता मत करो शिवम, ये तो बस शुरुआत है। फिर सुनियो ने फिर से जोर से चिल्लाया और उसके शरीर की ताकत फिर से फट पड़ी। जाहिर है ये फॉर्मेशन उसे और ज्यादा ताकत दे रहा था। शिवम, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा शरीर कितना सख्त है। सुनियो ने बार बार चिल्लाकर कहा। एक और जबरदस्त ताकत का झटका आया। इस भारी ताकत के नीचे शिवम का शरीर टिक नहीं सका। उसकी त्वचा फट गई और खून की धाराएं दिखने लगीं। तेज दर्द से शिवम के माथे पर पसीना आ गया। हा, कैसा है शिवम, मजा आ रहा है। सुनियो पागलों की तरह हंसा। उसके हाथों में 2 सुनहरे चाबुक बन गए। सुनियो ने चाबुक पकड़े और धीरे से बोला, इस तकनीक को स्पिरिट विप कहते हैं। यह न सिर्फ तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट करेगा। हालांकि मेरे हाथ में ये स्पिरिट विप सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ताकत तो है। शिवम, मैं तुम्हें ये दर्द भोगने दूंगा। सुनियो ने चाबुक पकड़ा और शिवम के शरीर पर जोर से मारा। इस चाबुक से शिवम के शरीर पर खून का निशान बन गया। जैसा सुनियो ने कहा, यह तकनीक न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी चोट पहुंचाती थी। शिवम को लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिरी हो और उसे तेज दर्द हुआ। चटाक, एक और चाबुक पड़ा। जैसे सुनियो जानबूझकर शिवम को सताना चाहता हो, उसके हाथ का चाबुक लगातार शिवम के शरीर पर पड़ रहा था। बार बार की इस मानसिक यातना से शिवम को इतना दर्द हो रहा था कि वह मरना चाहता था। चटाक, सुनियो ने फिर से चाबुक मारा। हा, सुनियो जोर से हंसा। शिवम, तुमने 12 चाबुक झेल लिए। यहाँ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 17 चाबुक का है। देखे तुम कितना झेल सकते हो। सुनियो ने ठहाका मारा। शिवम ने दांत पीस लिए। उसने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से खुद को होश में रखने की कोशिश की। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन इतनी क्रूर है। शिवम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। पता नहीं कितने लोग इस दर्द में तड़प तड़प कर मर गए होंगे। शिवम निश्चित तौर पर पहला नहीं था। चटाक, एक और चाबुक पड़ा। सुनियो के चेहरे पर पागलपन था और वह अपने सुनहरे चाबुक को लहरा रहा था। हर चाबुक शिवम के शरीर पर जोर से पड़ रहा था। पलक झपकते ही 16वां चाबुक पड़ गया। शिवम की चेतना धुंधली होने लगी। उसका पूरा शरीर खून से तरबतर था और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम बहुत झेल सकते हो, सुनियो ने ठहाका मारा। अब 17वां चाबुक, देखे तुम इसे झेल पाते हो या नहीं। सुनियो ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। 17वां चाबुक पड़ा। इस चाबुक से शिवम का मांस फट गया। उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि शिवम अभी भी होश में था। उसने आंखें पूरी तरह खोलकर सुनियो को घूरा। लगता है तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे, सुनियो ने ठंडे स्वर में कहा। उसने चाबुक पकड़ा और फिर से मारा। 1 चाबुक, 2 चाबुक, 3 चाबुक। पलक झपकते ही 5 और चाबुक पड़ गए और शिवम ने 22 चाबुक झेल लिए। तुम्हारी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है, सुनियो हौंकते हुए बोला। उसके माथे से पसीने की बूंद टपक रही थी। उसे दिल में एक डर सा महसूस हुआ। इतनी मजबूत इच्छाशक्ति वाला इंसान भविष्य में जरूर बड़े काम करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि दीपंकर हर हाल में शिवम को खत्म करना चाहता था। कम भक्त, मैं आज तुम्हें चाबुक मार मार कर खत्म कर दूंगा। ये सोचकर सुनियो गुस्से में आ गया। उसने चाबुक पकड़ा और पूरी ताकत से शिवम पर बरस पड़ा। इस भारी ताकत से शिवम का शरीर पूरी तरह टूट गया और उसकी चमकती सफेद हड्डियां दिखने लगीं। ये भयानक लग रहा था। ऐसी यातना में बगल के लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। हद है, दुनिया में ऐसा संकी भी हो सकता है। 30वां चाबुक मारते हुए सुनियो का चेहरा और खराब हो गया। 17 चाबुक झेलना ही सनक की बात थी। 30 चाबुक तक तो शायद वह राक्षस था। शिवम, मैं तुम्हारे साथ बहुत खेल चुका, सुनियो ने दांत पीसते हुए कहा। ये चाबुक तुम्हारा सिर फोड़ देगा। सुनियो का चेहरा ठंडा था और उसमें क्रूरता भरी थी। उसने फॉर्मेशन को और तेज किया और उसके हाथ का चाबुक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। फिर सुनियो ने चाबुक पकड़ा और शिवम के सिर पर जोर से मारा। अगर यह चाबुक लग जाता तो शिवम का सिर शायद टुकड़े टुकड़े हो जाता। मर जा, सुनियो ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा। तभी एक रोशनी चमकी। पलक झपकते ही एक काले कपड़े वाला जवान आदमी चाबुक को एक हाथ से पकड़ लेता है। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन बहुत क्रूर है, वह जवान आदमी ठंडे स्वर में बोला। सुनियो का चेहरा बदल गया। उसने चाबुक वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। तुम कौन हो? सुनियो हैरान और डरा हुआ था। मैं उमंग हूँ, मुंबई राठौर फैमिली से, उस जवान ने ठंडे स्वर में कुछ शब्द उगले। तभी एक कार तेजी से वहां आई। कार रुकते ही मोनिका जल्दी से बाहर निकली। शिवम को खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में देखते ही मोनिका का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। उसका गुस्सा उसके शरीर को हल्का हल्का कांपने पर मजबूर कर रहा था। तुमने इसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मोनिका की आवाज कांप रही थी।
भले ही उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसका गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोनिका ने अचानक सिर उठाया और सुनियो को घूरा। सुनियो की पीठ में ठंडक दौड़ गई। एक बुरा एहसास उसके पूरे शरीर को घेरने लगा। मोनिका के गुस्से को महसूस करते हुए सुनियो की बेचैनी बढ़ती गई। तुम कौन हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? सुनियो ने हिम्मत जुटाकर कहा। तभी पास खड़ा उमंग अचानक चाबुक खींचता है। पल भर में सुनियो उमंग के सामने आ गया। फिर उमंग ने सुनियो की गर्दन पकड़ ली और ठंडे स्वर में बोला, ये हमारी फैमिली की बड़ी बेटी हैं। राठौर फैमिली की बड़ी बेटी। सुनियो का शरीर अचानक कांप उठा और उसका शरीर ढीला पड़ गया। राठौर फैमिली की बेटी यहाँ कैसे आ गई? मैडम, इसे कैसे डील करना है? उमंग ने मोनिका की तरफ देखकर पूछा। मोनिका ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, इसे बांध दो। जैसा इसने शिवम के साथ किया वैसा ही इसके साथ करो, और इसे मरने मत देना। उमंग ने सिर हिलाया और बोला, हाँ मैडम। उमंग ने अपनी हथेली बढ़ाई और सुनियो का शरीर कुछ लोहे की छड़ों से दीवार पर टांग दिया गया। अगले ही पल उमंग ने लंबा चाबुक लहराया और सुनियो के शरीर पर जोर से मारा। बस एक चाबुक से सुनियो सिर उठाकर दर्द से चिल्ला उठा। मोनिका शिवम के पास दौड़ी। इस वक्त शिवम बेहोश हो चुका था। उसे इस तरह यातना में देखकर मोनिका का दिल खून के आंसू रो रहा था। वह शिवम का चेहरा पकड़कर रो पड़ी। ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मोनिका ने शिवम के चेहरे को सहलाया और आंसू बहने लगे। मोनिका के बगल के इनस्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स जल्दी से आगे आए। उन्होंने अपनी हथेलियां बढ़ाईं और एक रोशनी ने जंजीरें काट दी। मैडम, पहले इसे हॉस्पिटल भेजते हैं, बगल के शख्स ने याद दिलाया। मोनिका ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, जल्दी शिवम को हॉस्पिटल ले चलो। उन्होंने शिवम को कार में डाला और कार हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। फांसी के मैदान में उमंग का चाबुक अभी भी रुका नहीं था। राठौर फैमिली का इनस्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर होने के नाते उसके पास अनगिनत जादुई शक्तियां थीं। हर बार जब सुनियो बेहोश होने वाला होता, उमंग अपनी शक्तियों से उसे जबरदस्ती जगा देता। यह मौत से भी बदतर था। मुझे लगता है इस तरह का यातना देने वाला फॉर्मेशन नष्ट कर देना चाहिए। उमंग ने चारों तरफ नजर डाली। फिर उसने हाथ हिलाया और उसकी हथेली से एक खतरनाक ताकत निकली। अगले ही पल आसमान से एक जबरदस्त ताकत उतरी। पल भर में धमाकों की आवाज गूंज उठी। धूल के गुबार उठे। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन एक हथेली के झटके से नष्ट हो गया और मलबे में बदल गया। इस तेज आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। जेल में बंद लोगों ने भी यह आवाज सुनी। ये फांसी के मैदान की दिशा से आ रही है। क्या हुआ? क्या मिस्टर शिवम भाग गए? सबके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। जुनैद ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और धीरे से बोला, मिस्टर शिवम, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ... फांसी के मैदान में सुनियो को यातना देकर उसकी हालत इंसान जैसी नहीं रही। उसे क्या पता था कि यातना देने वाला खुद यातना का शिकार हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, सुनियो ने दर्द भरी आवाज में कहा। उमंग ने ठहाका मारा और बोला, माफ करो, जब तक मिस मोनिका का ऑर्डर नहीं आता मैं नहीं रुकूंगा। यह मौत से भी बदतर दर्द सुनियो को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा था। वह खुद को उड़ा देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। मिस मोनिका के ऑर्डर के बिना तुम्हें मरने का भी हक नहीं, उमंग ने ठंडे स्वर में कहा। ... शिवम को हॉस्पिटल ले जाया गया। इतनी गंभीर चोट की वजह से शिवम बेहोश था और उसे सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मोनिका दरवाजे पर खड़ी चिंता से भरी थी। मुंबई के बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ, मोनिका ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, उनके आदमियों ने फोन करने ही वाला था कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। ये कैसे है? डॉक्टर को देखते ही मोनिका जल्दी से उसके पास गई। डॉक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब बात है, मरीज को इतनी गंभीर चोट लगी है। आम इंसान तो शायद बच भी ना पाए, लेकिन ये ठीक है। सच में? मोनिका ने जल्दी से पूछा। डॉक्टर ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये मेडिकल हिस्ट्री में एक चमत्कार है। डॉक्टर की बात सुनकर मोनिका को राहत मिली। क्या मैं अब इसे देख सकती हूँ? मोनिका ने पूछा। डॉक्टर ने भौहें सिकुड़ी और बोला, हाँ, लेकिन शांति रखना। मोनिका जल्दी से वार्ड में गई। हॉस्पिटल बेड पर शिवम चुपचाप पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। शिवम का चेहरा देखकर मोनिका का दिल दुखने लगा। नीचे से ऊपर आने के लिए तुम्हें कितना सहना पड़ता है, मोनिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह झुकी और धीरे से शिवम के माथे को चूम लिया, फिर धीरे से बोली, शिवम, तुम्हें ठीक होना ही होगा। इस पल मोनिका को अचानक पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि शिवम को इतना कुछ सहना पड़ेगा तो वह उसे आगे बढ़ने के लिए क्यों मजबूर करती। क्या शांत जिंदगी बेहतर नहीं थी? लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। शिवम सबकी नजरों में आ चुका था। वापस लौटना शायद नामुमकिन था। मैडम, चूंकि शिवम ठीक है, हमें अब वापस चलना चाहिए, बगल के शख्स ने याद दिलाया। मोनिका की भौहें सिकुड़ गईं, जैसे वह जाने को तैयार नहीं थी।
मैडम, मास्टर ने कहा था कि शिवम के मुंबई आने से पहले तुम्हें उससे कम मिलना चाहिए, उस शख्स ने फिर से सलाह दी। मोनिका बहुत अनमनी थी, लेकिन दादाजी की बात को ठुकरा नहीं सकती थी। ठीक है, तुम लोग जाओ, मोनिका ने कहा। उसके आदमियों ने मोनिका की बात मान ली और चुपचाप दरवाजे पर इंतजार करने लगे। मोनिका शिवम के बगल में बैठ गई। उसने शिवम का हाथ पकड़ा और हंसते हुए बोली, शिवम, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? हम एक दूसरे को इतने कम वक्त से जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कई सालों से जानते हैं। बचपन से मैंने फायदे के लिए ढेर सारे धोखे देखे हैं। चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा हो, निजी फायदे की परीक्षा में टिक नहीं पाता। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार होगा, जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिली। मोनिका शिवम के कान में धीरे से बड़बड़ाई और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने शिवम का हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पर रख लिया। शिवम, तुम्हें ठीक होना ही होगा। मैं मुंबई में तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी वक्त लगे। ये कहकर मोनिका धीरे से खड़ी हुई। उसने अनमने मन से शिवम की तरफ देखा, फिर दरवाजे की ओर चली। तभी एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुड़ते ही उसने देखा कि शिवम ने आंखें खोल लीं। मत जाओ, शिवम ने मुश्किल से कुछ शब्द बोले। मोनिका खुशी से रो पड़ी। उसने मुड़कर शिवम का हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीरे से बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनते ही शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वह फिर से बेहोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह हकीकत थी या सपना। शिवम फिर से बेहोश हो गया, जैसे खुशी से अभिभूत हो गया हो। मोनिका एक पल के लिए भी जाने को तैयार नहीं थी। वह शिवम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अगर वह रुकती तो शिवम की तरक्की रुक जाती। मैडम, हमें सच में चलना चाहिए, दरवाजे से एक जल्दबाज आवाज आई। मोनिका ने धीरे से सिर हिलाया। वह खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चली। हर 2 कदम पर वह पीछे मुड़कर देखती, लेकिन इस बार शिवम नहीं जागा। मोनिका मुंबई लौट गई, लेकिन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में सूनियों की यातना रुकी नहीं। सूनियों कई बार बेहोश हो गया, लेकिन हर बार उमंग उसे जबरदस्ती जगा देता। पूरा दिन बीत गया और शाम को उमंग को मोनिका का फोन आया। मैं इस शख्स को फिर से नहीं देखना चाहती, मोनिका ने फोन पर ठंडे स्वर में कहा। हाँ मैडम, उमंग ने समझ लिया। फोन काटते ही उसने सूनियों की तरफ देखा। सूनियों, तुम आजाद हो। उमंग के शरीर से खतरनाक हवा निकल रही थी। सूनियों को मौत का कोई डर नहीं था। यह मौत से बदतर यातना उसे जल्दी मरने के लिए मजबूर कर रही थी। सूनियों के मरने के बाद उसकी लाश भी नहीं छोड़ी गई। एक दिन में पुणे की सत्ता बदल गई। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जेल में सभी कैदियों को खबर मिल गई। बढ़िया, मुझे पता था मिस्टर शिवम को कुछ नहीं होगा। हाँ, सुना, सूनियों को शायद निकाल दिया गया। इन सालों में उस हरामी सूनियों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और दूसरों को सताया। इसे कब का निकाल देना चाहिए था। जेल में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर दीपंकर का चेहरा बेहद उदास था। उसके दिल में मुंबई की बड़ी फैमिलियों का गहरा डर था। मुझे सच में नहीं पता था कि राठौर फैमिली कदम उठाएगी। मिस्टर करुण घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाया। दीपंकर की आंखों में क्रूरता चमकी। वह गुस्से में खड़ा हुआ और डांटा, तुम्हारी वजह से ईशांत मर गया। अरोड़ा फैमिली भी हमेशा के लिए तबाह हो गई। मिस्टर करुण का शरीर कांप उठा और उसने दुखी होकर कहा, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मालिक, मेरे सालों की वफादारी के नाम पर मुझे माफ कर दो। अरोड़ा फैमिली के लगभग सभी लोग मिस्टर करुण के लिए रहम की भीख मांग रहे थे। दीपंकर थोड़ी देर चुप रहा। उसने मिस्टर करुण की तरफ देखा और हाथ हिलाकर बोला, छोड़ो, मैं पहले ही एक बेटा खो चुका हूं और किसी को नहीं खोना चाहता। शुक्रिया, शुक्रिया। मिस्टर करुण को जैसे माफी मिल गई हो और वह लगातार सिर झुकाने लगा। पलक झपकते रात हो गई, लेकिन दीपंकर को नींद नहीं आ रही थी। अरोड़ा फैमिली की मुश्किलों ने दीपंकर का सिर दर्द बढ़ा दिया। अब क्या करें, मिस्टर करुण कांपती आवाज में बोला। दीपंकर ने आह भरी और धीरे से बड़बड़ाया, शिवम की काबिलियत के साथ वह एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। चूंकि हम उसे मार नहीं सकते, तो हमें जल्द से जल्द उसके साथ रिश्ता सुधारना होगा। रिश्ता सुधारना? मिस्टर करुण हैरान रह गया। लेकिन क्या शिवम मानेगा? मिस्टर करुण को बेचैनी हो रही थी। शिवम को वह अच्छे से जानता था, ये लड़का आसानी से हार नहीं मानता। दीपंकर ने कमजोरी से हाथ हिलाया और बोला, हमारे पास जिंदा रहने के लिए हर कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं। वह जो भी मांग करेगा हम मान लेंगे। अरोड़ा फैमिली के मुखिया का झुकना यानी पुणे की सत्ता का बदलना। अब से पुणे का सबसे बड़ा सेठ अरोड़ा फैमिली नहीं होगा। ... अगले दिन शिवम धुंधले मन से हॉस्पिटल के बेड पर जागा। उसके सामने पुणे के टॉप नर्स बैठे थे। शिवम को जागते देख वे जल्दी से खड़े हुए और पूछा, मिस्टर शिवम, तुम्हें कैसा लग रहा है? शिवम ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें चारों तरफ घूमी और उसने चिंता से पूछा, मोनिका कहाँ है? वह कहाँ है? नर्सों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सम्मान से बोली, मिस राठौर चली गई हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है।
मैसेज। शिवम की आंखें चमक उठी और उसने उन्हें आगे बोलने का इशारा किया। मिस राठौर ने कहा कि वह मुंबई में तुम्हारा इंतजार करेंगी, एक नर्स ने सच्चाई से जवाब दिया। ये सुनते ही शिवम का पूरा शरीर जोश से भर गया। विश्वास शायद सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हर किसी को सबसे अंधेरे वक्त में संभाल सकता है। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। मुड़ते ही उसने दीपंकर और मिस्टर करुण को दरवाजे पर खड़े देखा। उनके हाथों में तोहफे थे। शिवम ने आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दीपंकर जल्दी से शिवम के पास आया। उसने हाथ हिलाकर नस को जाने का इशारा किया। नस के जाने के बाद दीपंकर अचानक घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर शिवम, मैं दीपंकर नासमझ था जो मैंने तुम्हें परेशान किया। कृपया मेरे अपराध को माफ कर दो, दीपंकर ने सम्मान से कहा। ये देखकर शिवम हैरान रह गया। उसने दीपंकर को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, दीपंकर, अब कौन सी चाल चल रहे हो? दीपंकर डर गया और जल्दी से बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मिस्टर शिवम, मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? शिवम ने बार बार ठहाका मारा। वह बेड से उठा और ठंडे स्वर में बोला, अब रिश्ता सुधारना चाहते हो? क्यों? पहले वाली अकड़ कहाँ गई? दीपंकर को गुस्सा और लाचारी महसूस हुई। उसे कैसे पता था कि शिवम का राठौर फैमिली से रिश्ता है? अगर उसे पहले पता होता तो दीपंकर कभी शिवम को नाराज नहीं करता। मिस्टर शिवम, मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दो, दीपंकर ने आह भरी। शिवम ने दीपंकर को देखा और आंखें सिकोड़ लीं। थोड़ा सोचने के बाद उसने ठहाका मारा, मैं मना करता हूँ। दीपंकर का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए अचानक कहा, मिस्टर शिवम, आज से अरोड़ा फैमिली तुम्हारे अधीन है। शिवम हैरान रह गया। यह उसकी सोच से परे था। दीपंकर सच में उसके अधीन हो गया। तुम राठौर फैमिली से डरते हो या मुझसे? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दीपंकर रुक गया और जवाब नहीं दे सका। सच बोलो, शिवम ने कहा। दीपंकर ने सिर उठाया। उसने सोचा और बोला, दोनों से, लेकिन मुझे तुम्हारी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा है। दीपंकर का आइडिया साफ था। अगर वह शिवम को मार नहीं सकता तो जल्द से जल्द उसके साथ अच्छे रिश्ते बना लेना चाहिए। शिवम की काबिलियत के साथ वह भविष्य में जरूर बड़ा आदमी बनेगा। तब अरोड़ा फैमिली शायद पुणे से बाहर बढ़ सके। शिवम ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। ठीक है दीपंकर, उम्मीद है तुम बगावत का इरादा नहीं रखोगे, वरना मैं ऐसा नहीं करूंगा। दीपंकर ने जल्दी से सिर झुकाया। शिवम को सच में ताकतवर साथियों की जरूरत थी। उसकी मौजूदा ताकत के साथ भविष्य में कल्टीवेशन और मुश्किल हो जाएगी। और अकेले मुंबई में घुसना वाकई अवास्तविक था। उसने कहा कि वह समर्पण कर रहा है, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। शिवम ने दीपंकर को उठाया और गंभीर स्वर में बोला, चलो, चूंकि तुम मेरे अधीन हो गए हो, मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूंगा। ईशांत का नाम सुनते ही दीपंकर की आंखों में दुख छा गया। नहीं, अब जरूरत नहीं, दीपंकर ने हाथ हिलाया। शिवम ने भौहें सिकोड़ ली और हैरानी से बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मिस्टर शिवम, बड़ा बेटा मर चुका है। मिस्टर करुण ने आह भरी। मर गया? शिवम हैरान रह गया। ईशांत सच में मर गया? यह मिस राठौर ने? मिस्टर करुण, दीपंकर ने डांटकर मिस्टर करुण को रोक दिया। मिस्टर करुण चुप हो गया। शिवम को हल्का हल्का अंदाजा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पता नहीं कब से शिवम का दिल ठंडा होता जा रहा था। तुम लोग पहले जाओ, मैं वक्त मिलते ही अरोड़ा फैमिली के घर आऊंगा, शिवम ने कहा। दीपंकर ने जल्दी से हाथ जोड़े और बोला, ठीक है मिस्टर शिवम, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उनके जाने के बाद शिवम बेड पर सुखासन में बैठ गया। जागने के बाद से उसके दिमाग में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये सुनहरी रोशनी चावल के दाने जितनी थी, लेकिन शिवम को इसमें असाधारण ताकत का एहसास हो रहा था। यह क्या है? शिवम ने आंखें हल्की सी बंद की और अपने दिमाग की सुनहरी रोशनी को महसूस किया। जल्द ही शिवम को एहसास हुआ कि यह रोशनी उसके दिमाग के हिसाब से हिल रही थी। आध्यात्मिक शक्ति। शिवम ने अंदाजा लगाया। क्या स्पिरिट विप की गंभीर चोट की वजह से शिवम को आध्यात्मिक शक्ति मिल गई? आमतौर पर सिर्फ चक्र मंडल में पहुंचे लोग ही आध्यात्मिक शक्ति पा सकते हैं, लेकिन शिवम तो अभी आध्यात्मिक मंडल में था। सच में मुसीबत में भी फायदा है, शिवम ने बड़बड़ाते हुए कहा। जागने के बाद से शिवम को लग रहा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी बढ़ गई है। सोचने पर उसे एक ही वजह समझ आई, ये स्पिरिट विप का आध्यात्मिक शक्ति पर असर था। पूरी सुबह हॉस्पिटल बेड पर लेटे रहने के बाद शिवम दोपहर में अरोड़ा फैमिली के घर पहुंचा। पुणे की नंबर 1 फैमिली होने के नाते अरोड़ा फैमिली की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। उनके पास न सिर्फ कई इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स थे, बल्कि उनकी संपत्ति पूरे प्रांत में फैली थी। कहा जाता है कि उनके खातों में 10 अरब की रकम थी। शिवम के आने से सब तनाव में आ गए। सब शिवम को ललचाई नजरों से देख रहे थे। शिवम ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे अरोड़ा फैमिली की विला में घुस गया।
मिस्टर शिवम। शिवम को देखते ही दीपंकर तुरंत खड़ा हो गया। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने दीपंकर की तरफ देखा और बोला, अरोड़ा फैमिली एक बड़ी फैमिली है। तुम लोगों के पास ढेर सारी जड़ी बूटियां होंगी ना। ये सुनकर दीपंकर ने सिर हिलाया और बोला, मिस्टर शिवम, मैं 3 साल से एकांतवास में था। जड़ी बूटियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। ये तो अफसोस की बात है। शिवम ने हल्की सी आह भरी। मिस्टर शिवम, यह अरोड़ा फैमिली की संपत्ति का ब्यौरा है। देख लो। मिस्टर करुण ने तैयार कागजात शिवम को थमा दिए। शिवम ने इसे लिया और ध्यान से पढ़ा। संपत्ति वाकई अकल्पनीय है। कागजात को देखते हुए शिवम ने तारीफ की। अरोड़ा फैमिली की संपत्ति लगभग हर क्षेत्र में फैली थी। स्कूलों और हॉस्पिटलों में भी उनकी हिस्सेदारी थी। एक बड़े स्कूल में अरोड़ा फैमिली की 80% हिस्सेदारी थी। सिर्फ ये स्कूल ही हर साल अरोड़ा फैमिली को भारी कमाई देता था। और अब शिवम इन संपत्तियों का नया मालिक बनने वाला था। मैं अरोड़ा फैमिली के मुनाफे का सिर्फ 50% लूंगा, शिवम ने कागजात को सहलाते हुए कहा। दीपंकर ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, शुक्रिया मिस्टर शिवम। 50% बचा रहना दीपंकर की किस्मत थी। वैसे जुनैद को रिहा करो। उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में बंद किया गया है। और जो लोग निजी दुश्मनी की वजह से बंद हैं, उन्हें भी छोड़ दो, शिवम ने दीपंकर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं अभी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को फोन करता हूँ, दीपंकर ने जल्दी से सिर हिलाया। फिर शिवम खड़ा हुआ और अरोड़ा फैमिली के घर से चला गया। अरोड़ा फैमिली से निकलने के बाद शिवम कार लेकर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जेल पहुंचा। इस बार मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में किसी ने शिवम को रोकने की हिम्मत नहीं की। सब उसकी चापलूसी कर रहे थे। शिवम ने दरवाजे पर थोड़ी देर इंतजार किया और जुनैद बाहर आ गया। शिवम को देखते ही वह उत्साह से दौड़ा। मिस्टर शिवम, मुझे पता था तुम ठीक होगे, जुनैद ने उत्साह से कहा। शिवम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो चलें। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। हाँ, जुनैद ने जोर से सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से निकलने के बाद दोनों ने खाने की जगह ढूंढी। जुनैद भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में इस दौरान जुनैद को पेट भर खाना नहीं मिला था। खाने के बाद शिवम ने यूं ही पूछा, तुम अपनी बहन को ढूंढने नहीं आए थे? वह कहाँ है? जुनैद ने आह भरी और बोला, मुझे अपनी बहन से मिलने का मौका भी नहीं मिला और मैं बंद हो गया। शिवम ने हंसा और बोला, अपनी बहन को पुणे में रखो। यहाँ की पढ़ाई की सुविधाएं बेहतर हैं। कल्टीवेशन की राह पर चलते हुए शिवम को संसाधनों की अहमियत समझ आ रही थी। समान काबिलियत लेकिन अलग माहौल से नतीजा बिल्कुल अलग होता है। जुनैद ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन को लेने चलूंगा, शिवम ने हंसते हुए कहा। जुनैद ने जल्दी से हामी भर दी, हाँ। फिर जुनैद ने फोन निकाला और अपनी बहन को पहले से मैसेज कर दिया। अगली शाम शिवम और जुनैद कार में बैठकर स्कूल की ओर चल पड़े। जुनैद की बहन जिस स्कूल में थी उसका नाम रूसी प्राइमरी स्कूल था। ये पुणे का एक बड़ा स्कूल था। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अमीर या रसूखदार घरों से थे। अनु भी पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल के गेट पर ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। बेंटले और रोल्स रॉयस हर तरफ दिख रही थीं। कार रुकते ही जुनैद का चेहरा बदल गया। उसने गेट की ओर इशारा किया और बोला, वह मेरी बहन है। मुड़ते ही एक 11-12 साल की छोटी लड़की दिखी। वह सिर झुकाए गेट पर खड़ी थी। उसके सामने एक मोटी औरत खड़ी थी जो उसे लगातार डांट रही थी। ये देखकर जुनैद तुरंत बेचैन हो गया। कार पूरी तरह रुकने से पहले ही वह बाहर कूद पड़ा और दौड़कर वहां पहुंचा। शिवम ने भौहें सिकोड़ ली। कार ठीक से पार्क करने के बाद वह भी वहां गया। छोटी हरामी, मेरे बेटे से जल्दी माफी मांग। मोटी औरत ने डोली की ओर इशारा करके गाली दी। डोली ने सिर झुकाए रखा और कुछ नहीं बोली। क्या हो रहा है? जुनैद जल्दी से आया और अपनी बहन को पीछे कर लिया। मोटी औरत ने जुनैद को घूरा और ताने मारते हुए बोली, तुम्हें क्या? इस छोटी हरामी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह मेरी बहन है, जुनैद ने शिष्टाचार से समझाने की कोशिश की। मोटी औरत ने जुनैद को ऊपर से नीचे देखा और व्यंग्य से बोली, अच्छा, ये तुम्हारी बहन है? क्या तुम्हें पता है कि इस छोटी हरामी ने मेरे बेटे को सताया? यह मुमकिन नहीं। मेरी बहन किसी को सता नहीं सकती, और वह एक छोटी लड़की है। आपके बेटे से कैसे भिड़ सकती है? जुनैद ने मोटी औरत के बगल के मोटे बच्चे को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्यों नहीं हो सकता? बकवास बंद करो और इस छोटी हरामी से मेरे बेटे को माफी मंगवाओ। मोटी औरत के बगल का छोटा लड़का डोली के पास गया। उसने डोली को लात मारी और मुंह चिढ़ाया। जुनैद का चेहरा बदल गया। वह झुका और धीरे से बोला, डोली, क्या हो रहा है? डोली ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जो कहना है कहो। डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। शिवम वहां आया। उसने डोली के सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोला। शिवम की आंखों से डोली को अचानक हिम्मत मिली। उसने उस मोटे लड़के की ओर इशारा किया और बोली, यह मुझे हर दिन सताता है।
मेरी स्कर्ट उठाता है और मुझे अपनी नौकरानी बनने को मजबूर करता है। अगर मैं मना करूं तो मेरी होमवर्क बुक फाड़ देता है। आज इसने मेरी होमवर्क बुक के लिए मुझसे झगड़ा किया और खुद गिर गया। फिर कहा कि मैंने इसे मारा। डोली की बात सुनते ही मोटी औरत चिल्लाई, बकवास, तुम झूठ बोल रही हो। जुनैद ने मोटी औरत को नजरअंदाज किया और बेचैनी से बोला, तुमने टीचर को क्यों नहीं बताया? टीचर ने कोई परवाह नहीं की। डोली डरते हुए बोली। जुनैद को गुस्सा आ गया। उसने मोटी औरत की तरफ देखा और बोला, सुना आपने? आपके बेटे ने ही मेरी बहन को सताया। बकवास, मोटी औरत ने गाली दी। उसने डोली की नाक की ओर इशारा किया और डांटा, छोटी हरामी, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। डोली डर से कांपने लगी। वह जुनैद के पीछे छिप गई। मैडम, कृपया शिष्टाचार से बात करो। इसे छोटी हरामी मत कहो, जुनैद ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। मोटी औरत ने ठहाका मारा और बोली, मैंने इसे छोटी हरामी कहा। तुम क्या कर लोगे? जुनैद का चेहरा खराब हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि शिवम ने मोटी औरत के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इस तरह के लोगों से तर्क करने की जरूरत नहीं। कभी कभी हिंसा ही सबसे अच्छा हल है, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। मोटी औरत अपने चेहरे को पकड़े हैरानी से बोली, तुमने मुझे मारा? हाँ, और अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, शिवम ने ठहाका मारा। मोटी औरत गुस्से में आ गई, लेकिन शिवम की आंखों से उसकी हिम्मत पस्त हो गई। क्या हो रहा है? तभी एक बिजनेस सूट पहने औरत स्कूल से जल्दी जल्दी आई। उसे देखते ही मोटी औरत बोली, मिसेज सविता, इस छोटी हरामी ने मेरे बेटे को सताया। बताओ क्या करना है? मिसेज सविता, आप सही वक्त पर आई। जुनैद भी जल्दी से उनके पास गया। उसने मिसेज सविता को सारी बात बताई। मिसेज सविता ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली। मिसेज सविता, ये बच्चा मेरी बहन को हर दिन सताता है। आपको इस मामले को देखना होगा, जुनैद ने गंभीर स्वर में कहा। मिसेज सविता ने जुनैद की तरफ देखा और ठंडे चेहरे के साथ बोली, ये क्यों तुम्हारी बहन को सताता है, दूसरों को नहीं? तुम्हें अपनी बहन को अपनी गलतियां सुधारने के लिए कहना होगा। हमेशा दूसरों को दोष नहीं दे सकते, समझे? ये बात बिल्कुल बेतुकी थी। ये सुनकर जुनैद का चेहरा भी खराब हो गया। मिसेज सविता, इस छोटी हरामी ने मेरे बेटे को मारा। इस मामले का क्या करें? मोटी औरत ने ठंडा ठहाका मारा। मिसेज सविता ने मोटी औरत की तरफ देखा और तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। वह माफी मांगते हुए मुस्कुराई और बोली, मिसेज टिम, चिंता मत करो। मैं इस मामले को ऊपर तक ले जाऊंगी और डोली को निकाल दूंगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, मोटी औरत ने गर्व से कहा। बगल में खड़े शिवम को ये सब सुनना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने ठंडे चेहरे के साथ कहा, क्या तुम्हारे कान में गधे के बाल भरे हैं? इस छोटे मोटे ने डोली को सताया। तुमने इसे सजा न देने का तो ठीक, उल्टा मेरी बहन को निकालना चाहती हो। मिसेज सविता ने शिवम की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोली, कृपया सम्मान से बात करो। ये स्कूल है, तुम इतने असभ्य क्यों हो? असभ्य? शिवम ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम टीचर हो, लेकिन निष्पक्ष और सही नहीं हो सकती। मुझे लगता है असभ्य तो तुम हो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर मिसेज सविता ने सारा दिखावा छोड़ दिया। उसने ठहाका मारा और बोली, मेरे योग्य होने का फैसला तुम नहीं करोगे। शिवम ने मिसेज सविता को ठंडी नजरों से देखा और बोला, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये स्कूल तुम्हें स्वागत नहीं करता। मुझे स्वागत नहीं करता? हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मिसेज सविता जोर से हंस पड़ी। बगल में खड़ी मोटी औरत ने भी गर्व से कहा, मिसेज सविता, चिंता मत करो। मैं अभी अपने पति को फोन करके तुम्हें सैलरी बढ़ाने को कहूंगी। अरे, फिर तो मुझे सच में मिसेज टिम को शुक्रिया कहना होगा। मिसेज सविता उत्साह से बोली। शिवम ने मोटी औरत की तरफ देखा और ठहाका मारा। अब तुम्हारे पति को भी इस स्कूल में रहने की जरूरत नहीं। हाँ, हंस हंस कर पेट फट रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? बहुत बड़ी बात कर रहे हो। मेरे पति डायरेक्टर हैं। प्रिंसिपल के अलावा उनका ओहदा सबसे ऊंचा है। मिसेज टिम ने ठहाका मारा। शिवम का चेहरा ठंडा हो गया। उसने तुरंत फोन निकाला और दीपंकर को कॉल किया। रुईसी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को गेट पर मुझसे मिलने को कहो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहकर शिवम ने फोन काट दिया। हमारे प्रिंसिपल को तुमसे मिलने को कहो। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, मिसेज सविता ने हंसी रोकते हुए कहा। हमारा प्रिंसिपल बहुत व्यस्त रहता है और हर दिन बड़े लोगों से डील करता है। तुम जैसे को कैसे मिलेगा? शिवम ने उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। इस स्कूल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर दीपंकर था, यानी शिवम भी इस स्कूल का शेयर होल्डर था। एक मामूली डायरेक्टर की कोई औकात नहीं थी। जल्दी चलें। डोली को थोड़ा डर लग रहा था। जुनैद ने जल्दी से झुककर उसे ढांढस बंधाया, डरो मत, सब ठीक है। शिवम बहुत ताकतवर है। वे बात कर ही रहे थे कि एक BMW 5 सीरीज स्कूल से बाहर आए। मोटी औरत उस कार को देखकर और उत्साहित हो गई। हनी, तुम आखिरकार आए, मोटी औरत उत्साह से बोली। कार रुकते ही एक स्लीक बालों वाला आदमी बाहर
आया। मिस्टर टिम, आप आ गए, मिसेज सविता ने सम्मान से कहा। मिस्टर टिम ने उसकी तरफ देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, क्या हुआ? मिसेज सविता ने जल्दी से कहा, ये स्टूडेंट आपके बेटे को सता रही है। मैं इसे निकालने की योजना बना रही हूँ। मिस्टर टिम ने सिर हिलाया और अधीरता से बोला, तो जल्दी से इसे निकालो। स्कूल के गेट पर भीड़ मत लगाओ, स्कूल के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, समझ गई, मिसेज सविता ने जल्दी से कहा। फिर उसने शिवम की तरफ देखा और घूरते हुए बोली, सुना, हमारे डायरेक्टर ने कहा कि डोली को निकाल दिया गया है, तुम लोग अब जा सकते हो। शिवम ने ठहाका मारा। दुनिया वाकई नाइंसाफी से भरी थी। मुझे लगता है तुम लोगों को ही निकाला जाना चाहिए। तभी एक सूट पहने आदमी स्कूल से बेचैनी के साथ दौड़ता हुआ बाहर आया। जब सबने ये सुना तो सब पीछे मुड़े और देखने लगे। ये शख्स और कोई नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल जोर जोर से हॉर्न रहा था और तेजी से दौड़कर आया। प्रिंसिपल, तुम यहाँ कैसे? डायरेक्टर टिम ने हैरानी से कहा। प्रिंसिपल ने डायरेक्टर टिम को घूरा और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारी स्कूल में पोजीशन की वजह से तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। मैं अब ऐलान करता हूं कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। ये सुनते ही डायरेक्टर टिम का चेहरा बहुत खराब हो गया। ये स्कूल पुणे का टॉप अरिस्टोक्रेटिक स्कूल था। अपनी पोजीशन की वजह से डायरेक्टर टिम ने न जाने कितने पैसे कमाए थे। सबसे जरूरी बात, डायरेक्टर टिम को लगता था कि ये नौकरी स्थिर है, इसलिए उसने लोन लेकर ढेर सारी लग्जरी चीजें खरीद ली थीं। अगर अब उसे निकाल दिया गया तो शायद वो कर्जे में डूब जाएगा। प्रिंसिपल, मैं समझ गया, मुझे मत निकालो, डायरेक्टर टिम ने घबराहट भरे चेहरे से कहा। प्रिंसिपल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजर शिवम पर पड़ी और फिर वो शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम मिस्टर शिवम हो? शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया और ठंडे चेहरे से बोला, लगता है तुम्हारा स्कूल अपने नाम के लायक नहीं है। प्रिंसिपल का चेहरा बदल गया और वो जल्दी से बोला, मिस्टर शिवम, ये निश्चित रूप से एक अपवाद है। मैं वादा करता हूँ आगे ऐसा नहीं होगा। शिवम बार बार ठंडी हंसी हंसा। उसने दूर खड़ी मिसेज सविता की तरफ देखा और बोला, इस तरह का इंसान बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के काबिल है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने भी वो निष्पक्ष और ईमानदार नहीं हो सकती। क्या वो स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ा सकती है? मिसेज सविता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। इस पल में उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये नौजवान डायरेक्टर टिम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मिस्टर शिवम, मैं अपनी जगह नहीं समझी। चिंता मत करो, अब से मैं डॉली का खास ख्याल रखूंगी, मिसेज सविता ने जल्दी से कहा। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। लगता है तुम मेरी बात समझे ही नहीं। तुम जैसे टीचर्स की वजह से ही समाज का माहौल खराब हो रहा है। तुम्हें बेहतर होगा कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मिसेज सविता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल ने डांट दिया, जल्दी से दफा हो जाओ, तुम शर्मिंदगी हो। एक वाक्य में उसने डायरेक्टर टिम और मिसेज सविता को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें भगाने के बाद शिवम ने प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल, तुम्हें आगे स्कूल के माहौल पर ध्यान देना होगा, शिवम ने गहरे चेहरे से कहा। प्रिंसिपल ने पसीना पोंछा और सिर हिलाया। हाँ, जरूर। फिर शिवम ने प्रिंसिपल को अनदेखा कर दिया। वो झुका और डॉली को देखकर मुस्कुराया, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं हॉटपॉट खाना चाहती हूँ, डॉली ने उत्साह से कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, चलो हॉटपॉट खाते हैं। शिवम ने जानबूझकर जुनैद को गाड़ी नहीं चलाने दी, बल्कि उसे डॉली के साथ पीछे की सीट पर बैठने दिया। गाड़ी शहर के सबसे बड़े हॉटपॉट रेस्तरां की तरफ तेजी से चली। जो कुछ खाना चाहो ऑर्डर करो, शिवम ने मेन्यू डॉली को थमा दिया। डॉली थोड़ी संकोची लग रही थी। जाहिर है उसका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी था। कोई बात नहीं, मिस्टर शिवम के पास ढेर सारा पैसा है, जो मन हो ऑर्डर करो, जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉली ने सिर हिलाया। जुनैद की बात सुनकर वो काफी हद तक रिलैक्स हो गई। ऑर्डर करने के बाद डॉली ने सावधानी से पूछा, मिस्टर शिवम, क्या तुम मेरे भाई के नए बॉस हो? बॉस? शिवम ने भौहें उठाई और हंस पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर डॉली का सिर सहलाया और बोला, नहीं, तुम्हारा भाई और मैं दोस्त हैं। वाह, सच में? डॉली अचानक खुशी से उछल पड़ी। हाँ, अगर तुम्हें यकीन न हो तो अपने भाई से पूछ लो, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। जुनैद थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसने शिवम को कृतज्ञ नजरों से देखा। जल्द ही तरह तरह की चीजें टेबल पर आ गईं। शिवम को भी हॉटपॉट पसंद था, इसलिए टेबल पर लगभग कुछ बचा ही नहीं। डिनर के बाद शिवम ने डॉली को स्कूल वापस भेज दिया। अगर कुछ हो तो अपने भाई को बताना, डरना मत, शिवम ने जाने से पहले याद दिलाया। डॉली ने जोर से सिर हिलाया और बोली, थैंक यू शिवम। डॉली को छोड़ने के बाद शिवम और जुनैद स्कूल से गाड़ी लेकर निकल गए। वे होटल वापस लौटे। शिवम ने अरोड़ा परिवार का दस्तावेज निकाला और उसे ध्यान से पढ़ा।
शिवम की मौजूदा मेमोरी कमाल की थी। उसने पन्ने पलटे और सारी जगहें याद कर लीं। मिस्टर शिवम, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। रात को जुनैद बिस्तर पर लेटा और आह भरते हुए बोला। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, ये कुछ भी नहीं है। हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता है। अगर शिवम अपने मौजूदा अचीवमेंट से संतुष्ट हो जाता तो वो कभी मुंबई में घुसकर वहां की बड़ी बड़ी फैमिली से मुकाबला नहीं कर पाता। शिवम अभी मुश्किल से अरोड़ा परिवार से निपट पाया था। मुंबई की बड़ी फैमिलीज के सामने अरोड़ा परिवार कुछ भी नहीं था। यही फर्क था। सो जाओ, हम कल जयपुर लौटेंगे, शिवम ने कहा। जयपुर में हालात तुलनात्मक रूप से शांत थे। इस दौरान शिवम की वजह से कई लोग घायल हो गए थे, तो शिवम को उनकी जिम्मेदारी लेनी थी। अगली सुबह शिवम उठा और जुनैद के साथ गाड़ी से जयपुर के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद गाड़ी जयपुर की सीमा में दाखिल हुई। मिस्टर शिवम, क्या तुम सीधे घर जाना चाहते हो? जुनैद ने पूछा। शिवम ने सोचा और बोला, पहले फैक्ट्री चलते हैं, मुझे मिस्टर ललन से कुछ बात करनी है। ठीक है, जुनैद ने जवाब दिया। फिर गाड़ी फैक्ट्री की दिशा में तेजी से चली। फैक्ट्री में सब कुछ वैसा ही था। गोदाम अभी भी जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। हालांकि जब शिवम फैक्ट्री में दाखिल हुआ तो कई वर्कर्स ने शिवम को अजीब नजरों से देखा। कुछ डर गए, कुछ उत्साहित थे और कुछ हैरान। ये क्या माजरा है? शिवम ने समझ न आने पर सिर खुजलाया। पता नहीं, मुझे भी अजीब लग रहा है, जुनैद ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने एक वर्कर को रोका और पूछा, क्या मिस्टर ललन ऑफिस में हैं? वर्कर इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कान पे और वो बोला, मुझे नहीं पता। ये कहकर वो भाग गया। कितना अजीब है, शिवम ने बुदबुदाया। दोनों मिस्टर ललन के ऑफिस की तरफ बढ़े। जैसे ही वे ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे, शिवम ने देखा कि दरवाजे पर 4 हटे कट्टे आदमी खड़े थे। शिवम ने उन्हें गौर से देखा। ये चारों चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। रघुनाथ के आदमी। शिवम हंस पड़ा। लगता है रघुनाथ काफी सतर्क है। उसने पहले से ही मिस्टर ललन की सुरक्षा के लिए आदमी भेज दिए। हालांकि वो चारों शिवम को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें ठीक से बर्ताव करना चाहिए, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी ऑफिस से गालियों की आवाज आई। सुन लो, शिवम अब मर चुका है। अब चीफ कैफ का राज है। अच्छे से बर्ताव करो और चीफ कैफ के लिए काम करो। कैफ शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दे, वरना सावधान रहो, कहीं तुम्हारा पूरा परिवार न भुगत ले। ये सुनते ही शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। उसने देखा कि ऑफिस में 2 तगड़े आदमी मिस्टर ललन को घूर रहे थे और मिस्टर ललन एक कोने में कांपते हुए छिपे हुए थे। उनके शरीर पर साफ साफ चोटों के निशान थे। दरवाजा अचानक खुला और ऑफिस में मौजूद लोग तुरंत पीछे मुड़े। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? शिवम। उन 2 तगड़े आदमियों ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही अपने चेहरे बदल गए। पास ही मिस्टर ललन ने चिंता से चिल्लाया, मिस्टर शिवम, मुझे बचाओ। शिवम ने उन 2 तगड़े आदमियों को ठंडी नजरों से देखा। ये सब करने को किसने कहा? रघुनाथ ने। वे दोनों इतने डर गए थे कि उनकी हालत खराब हो गई। वे कांपते हुए खड़े थे और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। लगता है तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं, शिवम ने हाथ हिलाया और उन दोनों के सिर पर वार कर दिया। फिर शिवम मिस्टर ललन के पास गया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, क्या रघुनाथ ने हमें धोखा दिया? मिस्टर ललन जल्दी से जमीन से उठे और सिर हिलाया। नहीं, ये कैफ है। जब उसे पता चला कि तुम पकड़े गए तो उसने फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और मुझे दवा बनाने के लिए मजबूर किया। कैफ, फिर से कैफ। शिवम गुस्से से जल उठा। पिछली बार उसने उसे नहीं मारा। न सिर्फ उसने सबक नहीं सीखा, बल्कि और भी बदतमीज हो गया। यहाँ तक कि रघुनाथ को भी उसने नहीं बख्शा। कैफ अभी कहाँ है? शिवम ने ठंडे लहजे में पूछा। मिस्टर ललन बोले, मुझे नहीं पता। तो रघुनाथ कहाँ है? शिवम ने जल्दी से पूछा। रघुनाथ को पश्चिमी उपनगर के एक गोदाम में बंद कर दिया गया है, मिस्टर ललन ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। तभी मिस्टर ललन ने जल्दी से शिवम को रोका और बोला, मिस्टर शिवम, कैफ ने न जाने कहां से एक मास्टर को बुलाया है। तुम्हें सावधान रहना होगा। मास्टर? शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। यहाँ तक कि दीपांकर, जिसे पुणे का नंबर 1 कहा जाता था, शिवम के हाथों हार गया। अब शिवम को और किससे डर लगेगा? समझ गया, मिस्टर ललन। चिंता मत करो, शिवम ने सिर हिलाया। फिर शिवम गाड़ी लेकर पश्चिमी उपनगर के गोदाम की ओर चला। पश्चिमी उपनगर एक बंजर जमीन थी। चूंकि पश्चिमी उपनगर के आसपास के शहर विकसित नहीं थे, इसलिए ये जमीन हमेशा उजाड़ रही। सुना है कि जयपुर में पहले के सालों में होने वाली कई लड़ाइयां इसी पश्चिमी उपनगर में होती थीं। जल्द ही शिवम पश्चिमी उपनगर पहुंच गया। एक बंजर जमीन पर एक खाली गोदाम खड़ा था। गोदाम के दरवाजे पर कुछ तगड़े आदमी खड़े थे। शिवम ने गौर से देखा और पाया कि ये तगड़े आदमी रघुनाथ के पुराने साथी थे।
ये लोग सच में हवा का रुख देखकर चलते हैं, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। हिस, गाड़ी अचानक गोदाम के दरवाजे पर रुक गई। दरवाजे की रखवाली कर रहे कुछ लोग तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। तुम कौन हो? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। शिवम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हाथ हिलाया और एक जोरदार ताकत ने उन्हें उड़ा दिया। फिर शिवम दरवाजे की ओर बढ़ा। गोदाम का दरवाजा एक बड़े ताले से बंद था। शिवम ने आंखें सिकुड़ी और अचानक ताले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा शिवम ने तोड़ दिया। दोनों जल्दी से अंदर गए। उन्होंने देखा कि गोदाम में ढेर सारी जड़ी बूटियां थीं। शिवम को हैरानी हुई कि इन जड़ी बूटियों की उम्र कम नहीं थी। सबसे ज्यादा उम्र वाली तो लगभग 100 साल की थी। हो, ये तो अनपेक्षित कमाई है, शिवम ने ठुड्डी सहलाते हुए धीरे से बुदबुदाया। लगता था कि कैफ पहले से तैयार था। उसने पहले से ही इतनी सारी जड़ी बूटियां जमा कर ली थीं। लेकिन उसने ये जड़ी बूटियां कहां से लीं? शिवम ने ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय वो गोदाम के अंदर चला गया। गोदाम के बीच में एक खून से लथपथ आदमी को कुत्ते की तरह बांधा गया था। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं। उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। रघुनाथ, शिवम ने आजमाइश के तौर पर पुकारा। ये आवाज सुनते ही जमीन पर पड़ा आदमी अचानक सिर उठा। जब उसने शिवम का चेहरा साफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मिस्टर शिवम, तुम आखिरकार आ गए, रघुनाथ रोते हुए बोला। उसकी पुरानी शान अब कहीं नहीं थी। शिवम का चेहरा बेहद ठंडा था। उसने हाथ बढ़ाया और जंजीर तोड़ दी। फिर उसने अपनी हथेली रघुनाथ की छाती पर रखी और एक जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। महज 10 मिनट में रघुनाथ को लगा कि उसकी चोटें आधी से ज्यादा ठीक हो गईं। रोते हुए रघुनाथ को देखकर शिवम ने डांटा, अपने आंसू रोको। सख्त डांट सुनते ही रघुनाथ ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। आखिर हुआ क्या? शिवम ने ठंडे लहजे में पूछा। रघुनाथ की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने तुरंत शिवम को सारी बात बताई। जब कैफ को पता चला कि तुम पकड़े गए तो उसने फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। मेरे आधे से ज्यादा आदमी कैफ के साथ हो गए। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया। शिवम का चेहरा कुछ ठंडा हो गया। उसने रघुनाथ को देखा और बोला, कैफ अभी कहाँ है? रघुनाथ ने जल्दी से कहा, उसने जयपुर में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया है। इस वक्त वो शायद वहीं होगा। मुझे वहां ले चलो, शिवम ने कहा। ठीक है, रघुनाथ ने जल्दी से सिर हिलाया। तीनों गोदाम से निकले और रघुनाथ की अगुवाई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर बढ़े। रास्ते में रघुनाथ ने शिवम को बताया कि अब लगभग सारे व्यापारी कैफ के साथ थे। दूसरे शब्दों में, अभी कैफ ने जयपुर की पूरी आर्थिक लाइफलाइन पर कब्जा कर लिया था। यहां तक कि लू फैमिली, जो पहले जयपुर की सबसे अमीर फैमिली थी, अब कैफ से बहुत पीछे थी। कैफ, शिवम की आंखों में क्रूरता चमक उठी। गाड़ी जल्द ही नदी किनारे एक चाइनीज स्टाइल विला के पास पहुंची। हैरानी की बात थी कि इस विला का माहौल काफी खूबसूरत था। बड़े से आंगन में पहाड़, नदियां और मंडप थे। कैफ को तो मजा लेना आता है, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। आंगन में एक मंडप के नीचे दर्जन भर से ज्यादा सूट पहने लोग एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। और सबसे आगे बैठा हुआ था कैफ। मिस्टर कैफ, तुम्हारे तेज फैसले की वजह से ही हमें ऐसा मौका मिला। हाँ, हम तो रघुनाथ को पहले से ही नापसंद करते थे। थैंक यू मिस्टर कैफ, हमें इतना फायदेमंद मौका देने के लिए। सबकी चापलूसी से कैफ और भी खुश हो गया। उसने हाथ हिलाया और बेपरवाही से बोला, चिंता मत करो, जब तक मेरे पास खाने को है तुम लोग भूखे नहीं रहोगे। थैंक यू मिस्टर कैफ, सबने फिर से चापलूसी की। तभी किसी ने बगल से कहा, मिस्टर कैफ, बाहर अफवाह है कि शिवम मरा नहीं और अरोड़ा फैमिली ने भी हार मान ली। पता नहीं ये सच है या नहीं। ये सुनते ही कैफ का चेहरा थोड़ा बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैफ ने शक भरे लहजे में कहा। मुझे भी लगता है कि ये मुमकिन नहीं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरोड़ा फैमिली शिवम के आगे झुक गई। लेकिन मैंने चेक किया, प्रोविंशियल कैपिटल के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनते ही कैफ जोर से हंस पड़ा। जब उसने सुना कि शिवम मरा नहीं तो वो थोड़ा चिंतित हुआ। लेकिन ये कहना कि अरोड़ा फैमिली शिवम के आगे झुक गई, ये तो बकवास थी। साफ है कि कोई बकवास कर रहा है, कैफ ने हल्के से हंसते हुए कहा। अरोड़ा फैमिली सैकड़ों साल पुरानी फैमिली है। शिवम अकेला उनके साथ कैसे निपट सकता है? और अगर शिवम मरा भी नहीं तो क्या लिटिल वू उसे आसानी से निपटा देगा? लिटिल वू ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और सिर हिलाया। चिंता मत करो, अगर शिवम सच में मरा नहीं तो मैं जाकर उसे खत्म कर दूंगा। लिटिल वू की बात सुनकर सबके चेहरे पर राहत आ गई। वे मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए ताकत का फर्क नहीं समझ सकते थे। उन्हें बस इतना पता था कि दोनों बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उन्होंने लिटिल वू की बात पर बिना शक यकीन कर लिया। तभी अचानक दरवाजा खुला। फिर उन्होंने देखा कि शिवम और रघुनाथ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। शिवम को देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवम मरा नहीं, किसी ने हैरानी से चिल्लाया।
कुछ लोग तो जल्दी से लिटिल वू के पीछे छिप गए। इनमें सबसे ज्यादा डरने वाला और कोई नहीं बल्कि कैफ था। वो शिवम को घूरते हुए देख रहा था और उसका शरीर कांपने लगा। वो सच में मरा नहीं, कैफ ने दांत पीसते हुए कहा। वो जल्दी से लिटिल वू की तरफ मुड़ा और ठंडे लहजे में बोला, लिटिल वू, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। लिटिल वू ने सिर हिलाया और बोला, चिंता मत करो, जयपुर तो छोटी जगह है, यहाँ कौन से मास्टर हो सकते हैं। लिटिल वू के भरोसे से कैफ को थोड़ी राहत मिली। जल्द ही शिवम रघुनाथ और जुनैद को लेकर मंडप में पहुंच गया। शिवम को देखते ही पूरा माहौल खामोश हो गया, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मिस्टर शिवम, तुम्हें ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ, कैफ ने बेशर्मी से कहा। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। खुश या डर? कैफ का चेहरा थोड़ा बदल गया और वो बोला, क्या मतलब? बेशक मैं खुश हूँ। कैफ, तुम कितने बेशर्म हो, रघुनाथ ने गुस्से से कहा। कैफ ने बेपरवाही से कहा, रघुनाथ, ये तुम्हारी काबिलियत की कमी है, इसमें दूसरों को दोष कैसे दे सकते हो। ये सोल नरिशमेंट पिल मेरे हाथों में बेहतर बन सकती है, जाहिर है मैं इसके लिए ज्यादा सही हूँ। ये सुनकर शिवम हंस पड़ा। कौन सही है ये तुम तय नहीं करोगे, तुम्हें वही मिलता है जो मैं दूं, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। कैफ ने शर्मिंदगी भरी हंसी हंसी और बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो मिस्टर शिवम, क्यों न हम साथ में काम करें और इस सोल नरिशमेंट पिल के बिजनेस को और बड़ा करें। साथ काम करें? शिवम ने भौहें उठाई। अपने आप को देखो, क्या तुम इसके लायक हो? शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। ये सुनते ही कैफ का चेहरा भी गहरा पड़ गया। वो ठंडे चेहरे से बोला, शिवम, ज्यादा घमंड मत करो, ये मत सोचो कि सब तुमसे डरते हैं। सुन लो, मैं ये सोल नरिशमेंट पिल जरूर लूंगा, अगर तुम समझदार हो तो मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें मुनाफे का हिस्सा भी दे सकता हूँ, वरना तुम्हें वही भुगतना पड़ेगा जो रघुनाथ ने भुगता। मरने की चाहत है। शिवम कुछ कह पाता उससे पहले जुनैद गुस्से से भड़क उठा। कैफ जल्दी से पीछे हटा। उसने लिटिल वू की तरफ देखा और बोला, करो, इन्हें मेरे लिए खत्म कर दो। लिटिल वू ने हल्का सा सिर हिलाया। वो एक कदम आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम शिवम हो, एक सलाह देता हूँ, अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ, वरना। धड़ाम। लिटिल वू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि शिवम ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ ने लिटिल वू की चेहरे की हड्डियां तोड़ दी। जो शख्स अभी जिंदा था वो पलक झपकते ही लाश बन गया। सब हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिटिल वू और शिवम की ताकत में इतना बड़ा फर्क होगा। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, यही है तुम्हारा बुलाया हुआ मास्टर। एक कचरा मेरे सामने चुनौती दे रहा है। कैफ पूरी तरह घबरा गया। वो पीछे हटे हुए बोला, शिवम, तुम पास मत आओ। शिवम ने अपनी गर्दन हिलाई और ठंडे लहजे में बोला, क्या अब डर लग रहा है? कैफ ने दांत पीसे और बोला, मिस्टर शिवम, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। क्या तुम मुझे बख्श सकते हो? नहीं, शिवम ने बिना सोचे कहा, तुम्हें आज मरना ही होगा। ये सुनते ही कैफ का चेहरा कुछ क्रूर हो गया। उसने अचानक अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और शिवम पर तान दी। शिवम, तुमने मुझे मजबूर किया, अब कोई भी अच्छे से नहीं बचेगा, कैफ ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, यही है तुम्हारा भरोसा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा? बोलते हुए शिवम कदम दर कदम कैफ की ओर बढ़ा। कैफ के माथे पर पसीना छलक रहा था। वो पीछे हटते हुए चिल्लाया, मुझे मजबूर मत करो, गोली मारो। शिवम रुका नहीं। गोली मारो, कैफ ने तुरंत पागलपन से चिल्लाया। अगले ही पल ट्रिगर दब गया और गोली की आवाज कान फोड़ू थी। हालांकि कैफ हैरान रह गया जब उसने देखा कि इस गोली ने शिवम के शरीर पर बस एक सफेद निशान छोड़ा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से ढका था और गोली भी उसे जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस पल में कैफ पूरी तरह घबरा गया। उसके पैर ढीले पड़ गए और धड़ाम से वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे गलती हो गई, प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे बख्श दो। मौत के सामने कैफ बच्चे की तरह रो पड़ा। हालांकि शिवम के दिल में जरा भी दया नहीं थी। कैफ को जिंदा छोड़ना निश्चित रूप से मुसीबत को न्योता देना था। तुम्हें मारने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। कैफ ने जल्दी से सिर उठाया और बोला, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो। पश्चिमी उपनगर के गोदाम में जड़ी बूटियों का वो जखीरा तुमने कहाँ से लिया? शिवम ने पूछा। कैफ को एक आइडिया आया और उसने आजमाइश के तौर पर कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे बख्श दोगे? नहीं, शिवम ने सिर हिलाया। तुम मेरे साथ सौदेबाजी करने के लायक नहीं हो। कैफ ने दांत पीसे और बोला, तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, शिवम ने सिर हिलाया। उसका हाथ चमक उठा। जैसे ही वो कुछ करने वाला था, रघुनाथ ने अचानक चिल्लाया, मिस्टर शिवम, इसे मुझे सौंप दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जवाब पूछ लूंगा। शिवम ने सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। रघुनाथ ने कैफ को घूरा और दांत पीसते हुए बोला, कैफ, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए।
ये कहकर रघुनाथ ने फोन किया और अपने पुराने साथियों को बुला लिया। कुछ लोग दौड़कर आए और कैफ को गाड़ी में ठूंस दिया। गाड़ी में बैठते ही कैफ इतना डर गया कि खड़ा भी नहीं हो पाया। कैफ को ले जाने के बाद शिवम ने वहां मौजूद व्यापारियों की ओर देखा। मिस्टर शिवम, हमें अपनी गलती समझ आ गई। ये लोग कांपती आवाज में बोले। हाँ, प्लीज हमें बख्श दो। अगर हम न होते तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करता। तुम तो सब कुछ अकेले नहीं कर सकते न। ये सुनकर शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। तुम सच में अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। शिवम ने आह भरी। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा कहा, तो चलो सबको खत्म कर दो। ये सुनते ही सब हैरान